हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 16 तक कवर कर लिए थे अपने, और आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करूंगा। अब जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके स्टार्टिंग में ही आपको एक हेडिंग दी गई है। क्या लिखा गया है यहाँ पे देखो, मैंने सामने लिख के बताया आपको, बुक में भी सेम लैंग्वेज लिखी है। यहाँ पे लिखा गया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। इसका मतलब हमें क्या करना है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करना है और एक्सपेंड नहीं करना, मतलब बिना एक्सपेंशन के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सपेंड नहीं करना हमको। और 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस जो हैं उनमें हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करना है, एक्सपेंशन नहीं करना, ठीक है। तो पहले 7 क्वेश्चंस में ये चीज हमको यहाँ पे करके दिखानी है। तो अब देखो आपके सामने ना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूव करना है, एक्सपेंशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहले तो मैं सारी प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करूंगा। भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि सारी रोज को अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे डिटर्मिनेंट के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये थी, अगर मैं 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूं या किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो आंसर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो आपस में तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे तो कहीं पे अप्लाई हो नहीं रही, कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स आपस में सिमिलर तो है नहीं यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती अप्लाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी हम कॉमन फैक्टर ले सकते थे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से। अब यहाँ पे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई एक रो या एक कॉलम हमें 2 टर्म्स के समीशन के रूप में रिप्रेजेंट करके दिया गया है तो मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट बना सकता हूं उन टर्म्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ना थोड़ा देखो एप्लीकेबल लग रही है, कैसे, क्योंकि देखो यहां पे ना C3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 टर्म्स का समीशन है, 2 टर्म्स का समीशन है। तो यहां पे मैं देखो 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में इस डिटर्मिनेंट को मैं तोड़ सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे ना P5 लगाऊंगा, तो बाय P5। अब P5 के अनुसार यहां पे हम लोग काम करेंगे तो देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, C2 भी एज इट इज ही रहेगा, और C3 में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में और सेकंड एलिमेंट जो है वो बीच में ऐसे प्लस का साइन लगाऊंगा और सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, और जो सेकंड वाले ये टर्म्स थी हमारी ये यहां पे मैं लिख दूंगा, ठीक है, ये चीज हमने कर दी यहाँ पे। तो P5 अप्लाई हो गई यहाँ पे। अब एक चीज देखना, मेरे पास 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट यहाँ पे बन गए हैं, मैं दोनों अलग अलग डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व करूंगा। मैं दोबारा से देखूंगा इन डिटर्मिनेंट्स पे P1 से लेके P5 तक कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल तो नहीं है। तो देखो भाई P1 और P2 तो यहाँ पे कोई काम की है नहीं हमारे पास, ठीक है। मैं सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करने का यहाँ पे कोई मोटिव है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो P3 पे आते हैं सीधा, कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स आपस में सिमिलर दिख रहे हैं आपको, आइडेंटिकल। इस वाले डिटर्मिनेंट में देखो, पहले इस वाले डिटर्मिनेंट में कोई 2 रोज आपस में या 2 कोई कॉलम्स आपको आइडेंटिकल दिख रहे हैं। तो हाँ भाई देखो C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई हो गई, यहाँ पे P3 अप्लाई हो गई। यहाँ पे भी देखो सेम यही चीज यहाँ पे भी आपको दिखेगी, C2 और C3 आपस में आइडेंटिकल है, तो मतलब यहाँ पे भी P3 अप्लाई हो गई। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय P3 लिखते हैं यहाँ पे। भाई अगर 2 कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल होंगे तो इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है, प्लस इसका भी आंसर 0 है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 0। तो मैंने प्रूव कर दिया इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो भाई इस तरह से
क्वेश्चंस कोई टफ नहीं होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे, आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और आज के आज ही आपको जो है उसमें महारत हासिल हो जाएगी, इस तरीके से तो होने नहीं वाला। मैथ्स में जो है कंटिन्यूटी में आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। आप 2-3 महीने कंटिन्यूटी में जब रिवीजन करेंगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ भाई अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आया है, अब मैं कर पा रहा हूँ ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने टॉपिक करवा दिया और हफ्ते भर में आपने जो है उसमें महारत हासिल कर ली होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको शुरू से बता के चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के ऊपर 12th क्लास के अंदर मैं आपको, तो प्लीज़ मान लेना ये बात, आप ही को बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। यहाँ पे भी हमको लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि भाई इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, 0, ठीक है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो भाई यहाँ पे भी मैं सेम उसी अप्रोच से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं P1 से P5 तक की प्रॉपर्टीज यहाँ पे सोच के देखता हूँ भाई अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो P1 क्या थी, सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होता है ऐसा करने से। तो भाई इस चीज़ का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ का मैं यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे। P2 क्या है, 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, और इंटरचेंज करने से क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो आंसर था उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस चीज़ का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मैं 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करके यहाँ पे कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि भाई इसका आंसर 0 है, तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग से कुछ होने नहीं वाला, कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है ऐसा। P3 क्या थी, तो भाई P3 जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर सीधा सीधा 0 आ जाता है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो नहीं भाई, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे P3 भी एप्लीकेबल नहीं है, P3 भी फेल हो गई यहाँ पे। P4 पे आ जाते हैं भाई। P4 क्या थी, हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है R1 में, R2 में, R3 में, या फिर C1, C2, C3 में? नहीं, तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, तो P4 भी एप्लीकेबल नहीं हुई यहाँ पे। तो अब P5 पे आते हैं। P5 क्या थी, मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर 2 टर्म्स के समीशन के रूप में एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं तो उनको अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूँ। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अंदर अगर एलिमेंट्स को 2 टर्म्स के समीशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन के रूप में किया गया है, तो मैं उनको अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूँ। अब भाई बात ये थी किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स बात हो गई, सोचने वाली बात हो गई। अब अगर मैं अपनी प्रैक्टिस, जितनी मैंने प्रैक्टिस की हुई है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन को देख के ना सीधा सीधा दिमाग में क्लिक कर रहा है कि भाई ऐसा करने का कोई मोटिव ही नहीं है। मतलब मैं इसमें से किसी एक रो को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूँ, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, बट ऐसा करके मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैंने प्रैक्टिस की हुई है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोग भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको भी अंडरस्टैंड होने लग जाएंगी। तो मतलब यहाँ पे अभी ये P5 लगाने का भी कोई मोटिव नहीं बनता, P5 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। अब लास्ट में बचा क्या फिर हमारे पास, P6। तो P6 क्या था, ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं, तो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे P6 के अंदर, लेकिन हमें एक्सपेंशन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। ऑपरेशन तो अप्लाई कर सकते हैं बट एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अब मैं ऑपरेशन जब अप्लाई करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस में तो मैं ना ट्रेंड ढूंढूंगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्रेंड जरूर होगा, तो मुझे वो ट्रेंड ढूंढना है। अब भाई ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। तो एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी और यहाँ पे c माइनस ए, ये चीज आपको दिख पा रही होगी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब यहाँ पे ना एक ट्रेंड मेरे को आराम से दिख पा रहा है। क्या ट्रेंड दिख पा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे a माइनस बी है ना, a माइनस बी। तो देखो भाई ये चीज मैं आपको रफली करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या था, a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी। अब एक चीज देखना ध्यान से, सेकंड एलिमेंट क्या है, b माइनस सी, और थर्ड एलिमेंट क्या है, c माइनस ए। अगर मैं सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो देखो क्या होगा, c से c तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास,
बी माइनस ए, बी माइनस ए, और फर्स्ट एलिमेंट क्या था, ए माइनस बी। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, बी माइनस ए। सेम हो जाएंगे ना, आइडेंटिकल हो जाएंगे। और यही सेम चीज़ जो मैं फर्स्ट कॉलम पे बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने जो अप्लाई करके दिखाई, ये यहाँ पे भी हो रही है, सेकंड कॉलम में भी और थर्ड कॉलम में भी, ठीक है। मतलब ये हर जगह अप्लाई हो रही है ये चीज़। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये करके दिखाता हूँ, ये ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैं चेंज कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, चेंज कहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं, R3 में। ये सारे एलिमेंट्स R3 के एलिमेंट्स हैं, मैं इनमें चेंज लेके आऊँगा। और क्या चेंज लेके आने वाला हूँ मैं, R3 के एलिमेंट्स में क्या चेंज आने वाला है, R3 के एलिमेंट्स में चेंज ये आने वाला है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्लस करने वाला हूँ R3 के एलिमेंट्स को R2 के एलिमेंट्स के साथ। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R1 के एलिमेंट्स सारे के सारे एज इट इज रहेंगे, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, R2 भी वैसे के वैसे, चेंज तो सिर्फ R3 में आएगा। अब देखो क्या होने वाला है, मैं ऐड करूंगा B माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो C से C कैंसिल, क्या आ गया, B माइनस ए। ऐसे ही C माइनस ए प्लस A माइनस बी, तो A से A कैंसिल, C माइनस बी, C माइनस बी। और ऐसे ही A माइनस बी प्लस B माइनस सी, तो A माइनस सी, ठीक है, B से B कैंसिल हो गया था यहाँ पे, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो थर्ड वाली रो है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा। अब देखना ध्यान से, ये तो वैसे का वैसे एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट भी एज इट इज़, ये वाला एलिमेंट भी एज इट इज़। ऐसे ही सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, सेकंड रो भी एज इट इज़। और यहाँ पे देखो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लूँगा, ये बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लूँगा, ये ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब थर्ड रो में से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है, माइनस कॉमन आ रहा है, P4 अप्लाई हो रही है। अब P4 सबसे पहले P6 अप्लाई हुई थी, अब P4 अप्लाई हो रही है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लिया मैंने। अब देखो ये A माइनस बी, ये B माइनस सी, ये C माइनस ए एज इट इज़, यहाँ पे B माइनस सी, यहाँ पे C माइनस ए, और यहाँ पे A माइनस बी एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे भी A माइनस बी, B माइनस सी और A माइनस सी, सॉरी इसको C माइनस ए लिखना था, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ये माइनस कॉमन लेने से, तो ये C माइनस ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गए, सिमिलर हो गए एकदम, ठीक है, एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे तो फिर P3 अप्लाई हो गई, और P3 के अनुसार अगर ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट का आंसर बाहर माइनस और मल्टीप्लीकेशन 0 से हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा आंसर 0, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, क्वेश्चन नंबर 2 को करने का। ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो भाई कैसे होगा, अल्टरनेटिव तरीका क्या है, अल्टरनेटिव तरीका ये है कि भाई मैं P5 का अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे P5 को अप्लाई करूँगा। तो देखो P5 में ना R3 पे अप्लाई करूँगा, R3 पे। जब देखो बहुत सारे मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे दो टर्म्स का समीशन या सब्ट्रैक्शन गिवन होंगे ना, तो मैं हमेशा लास्ट वाली रो पे ही पहले ये P5 अप्लाई करूँगा, हमेशा। ये रूल है, ऐसा मान लो, ठीक है, ये रूल है, तो हमेशा लास्ट वाली रो पे। उसका एक रीज़न भी है, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 एज इट इज़, R2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और R3 में क्या हो जाएगा, अब देखो R3 दो डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट्स आ गए और फिर बीच में माइनस का साइन था तो माइनस, और दूसरे डिटर्मिनेंट में जो सेकंड वाले एलिमेंट्स थे वो आ गए, ठीक है। तो माइनस का साइन बाहर आ चुका है, यहाँ मत माइनस लगाना अब, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज़ ये वाले एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 और R2 एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, इस वाले डिटर्मिनेंट पे आते हैं पहले, इस वाले डिटर्मिनेंट में यहाँ पे देखो आपको एक ट्रेंड दिखेगा, B माइनस सी और यहाँ पे C है, ऐसे ही C माइनस ए, यहाँ पे A है, यहाँ पे A माइनस बी और B नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट पे अब मैं एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, देखो मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं एक ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं R2 में चेंज लाऊंगा। R2 में क्या चेंज लाऊंगा मैं R2 में चेंज ये लाऊंगा कि मैं R2 में ऐड कर दूंगा R3। अब देखो ऐसा करने से क्या होने वाला है, R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे था। R2 में देखो B माइनस सी प्लस सी, तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा। ऐसे यहाँ पे C माइनस ए प्लस ए, C बचेगा। A माइनस बी प्लस बी, तो A माइनस बी प्लस बी, B से B कैंसिल होके A बचेगा। और ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है, ये आपको इस तरीके से मिल गया।
और यहाँ पे देखो भाई इस वाले डिटर्मिनेंट पे आते हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट पे भी आपको एक ट्रेंड मिलेगा। देखो ध्यान से, a माइनस बी यहाँ पे a, b माइनस सी यहाँ पे b, c माइनस a यहाँ पे c। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं R1 में चेंज लाऊंगा और मैं क्या करूँगा, R1 माइनस R3 करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली ऑपरेशन लगा रहा हूँ इस वाले डिटर्मिनेंट में। देखो a माइनस बी और माइनस a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बचेगा। ऐसे यहाँ पे b माइनस सी माइनस बी माइनस c बचेगा, c माइनस a माइनस c, तो माइनस a बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो एज इट इज, और थर्ड रो भी एज इट इज, वहाँ पे भी कोई ऑपरेशन हमने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखो भाई, अब यहाँ पे देखो दोबारा इस वाले डिटरमिनेंट पे आ जाओ, a माइनस बी और यहाँ पे b, b माइनस सी और यहाँ पे c, c माइनस a और यहाँ पे a। तो फिर दोबारा वही ट्रेंड आपको दिखा। तो R1 में चेंज ला सकते हैं, R1 प्लस R2 करके। तो देखो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी, a बचेगा। ऐसे ही b माइनस सी प्लस सी, b, c माइनस a प्लस a, a, और बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये कर दिया, बाहर माइनस बचेगा वैसे यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे ये b है, ये c है और ये a है, और ऊपर भी देखो आपको b, c और a ही दिखेगा इनके ऊपर, b माइनस सी और ये b है, c माइनस a और ये c है, यहाँ पे a माइनस b और ये a है। तो देखो ध्यान से, मैं R2 में यहाँ पे चेंज ला सकता हूँ। क्या चेंज ला सकता हूँ मैं, R2 में ऐड कर सकता हूँ R1। तो देखो भाई R1 में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, R1 तो एज इट इज रहेगा। R2 में चेंज लाना है मुझे, R2 में b माइनस सी और प्लस किया हुआ है मैंने, तो प्लस किया हुआ है तो माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। तो b माइनस सी माइनस बी, तो b से भी कैंसिल, माइनस सी बचा। ऐसे यहाँ पे माइनस a बचेगा, यहाँ पे माइनस b बचेगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज। अब एक चीज देखना, R1 में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा तो ऑलरेडी पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा। फिर R2 में से भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो फिर बाहर प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं ये दो माइनस बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, ए बी सी एज इट इज, बी सी ए एज इट इज, और ए बी भी एज इट इज, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, देखो ध्यान से, यहाँ पे सी था, यहाँ पे सी था, जब हमने ये ऑपरेशन लगाया था c माइनस ए प्लस ए, तो a से कैंसिल हो गया, c बचना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे c था। अब देखो मैंने पहले एक माइनस कॉमन लिया तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर दूसरा माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा। अब अंदर वाले सारे माइनस गायब हो गए, ठीक है, अंदर वाले सारे माइनस गायब हो गए, तो अंदर अब ये बच गया, ठीक है, ये बच गया। अब एक चीज़ देखना, इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में फ़र्क क्या है भाई। इसका जो R3 है ना, वो इसका R1 है, देखो ध्यान से, इसका ये वाला R3 जो है, ये यहाँ पे देखो R1 में है, ABC, ठीक है। उसके बाद इसका जो R2 है वो इसका R3 है। तो मतलब मुझे ना कुछ रोज को कॉलम में कुछ रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इंटरचेंज करते हैं भाई, देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ना इंटरचेंज करूँगा इस वाले डिटर्मिनेंट में, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंटरचेंज करता हूँ भाई, R3 को इंटरचेंज करेंगे पहले R2 से। अब देखो R3 ये रहा और ये R2 है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये सारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मुझे चाहिए भी वैसे नीचे ही था, देखो C, A और B यहाँ पे नीचे ही है ना लास्ट में R3 में, तो ये R3 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा। अब ये तो मुझे R1 में चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो देखो R1 के साथ इंटरचेंज कर देंगे इसको, ठीक है। ये वाला R2 है ना, R2 को R1 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। जब मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये सारे एलिमेंट्स R2 में आ जाएंगे ना, R2 में, तो R2 को मैंने क्या किया, R1 के साथ इंटरचेंज कर दिया। अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट सेम बन जाएंगे, एकदम सेम। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, और ये एकदम सेम यहाँ पे आ जाएगा, एकदम सेम यहाँ पे आ गया ये। अब देखो ऐसा करने से इसमें से ये वाला डिटर्मिनेंट माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0, सेम डिटर्मिनेंट है ना, 0। तो भाई ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को करने का, इस क्वेश्चन को करने का, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अब बात यह है कि भाई अगर मैंने एक क्वेश्चन दो तरीके से कराया है तो आपको दोनों ही तरीके से करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि भाई मुझे ये इजी लग रहा है, ये शॉर्टकट है, ये छोटा तरीका है तो मैं ऐसे करूँगा। भाई जितने तरीके से कराऊंगा उतने तरीके से करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है, तभी बात बनेगी, तभी माइंड थोड़ा ना खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है। तो जितने तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतने मल्टीपल तरीके से आपको करना है। अगर आपके स्कूल में कोई और अल्टरनेटिव तरीके से कराया है
आपको अगर वहाँ पे समझ नहीं आया वो तरीका तो मुझे बताओ, मैं आपको उस तरीके से कराऊंगा। तो जितने भी पॉसिबल तरीके हैं क्वेश्चन को करने के वो सारे ही आपको आने चाहिए, सारे आने चाहिए आपको, ठीक है। स्कूल में अगर कोई अल्टरनेटिव तरीका करा रखा है, मैंने नहीं कराया, स्कूल में आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ वो तरीका, तो मुझे बता दो, तो मैं वो करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम जितने तरीके पॉसिबल हैं क्वेश्चन को करने के वो सारे आने चाहिए। तो ये हमने अल्टरनेटिव तरीके से कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे ये भी हमें जीरो प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है कि भाई हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे और इसका आंसर भी क्या प्रूफ करना है, हमको जीरो लेके आने, ठीक है। सेम मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब सेम चीज़ ही हमें प्रूव करनी है, जीरो प्रूफ करना है। अब देखो भाई किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ये ना नंबर्स में है पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे कोई अल्फाबेट्स वगैरह नहीं है। जैसे अब तक देखो जो क्वेश्चंस हमने 2 किए सारे अल्फाबेटिकल थे। अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस में फिर भी थोड़ा सा दिमाग रीजनिंग लग जाती है, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा चल जाता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा और टफ हो जाता है, थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे ना कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ अब कैसे समझ में आएगी, कैसे करना है। तो भाई देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे तो 2 3 5 है, यहाँ पे 7 8 9 है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं लाने वाला मैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं C3 के जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे मैं चेंज लाने वाला हूँ। क्या चेंज लाऊंगा, देखो मैं ये 65 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 63, ऐसे ही 75 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 72, और ऐसे ही 86 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 81। अब एक तरीके से आप देखना ये ना एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड है। यहाँ पे 2 3 5 है ना, यहाँ पे भी 2 3 5 और प्लस जो बच गया वो मैं प्लस में ले आया, ठीक है। तो एक ट्रेंड फॉलो किया मैंने। अब इस तरह के क्वेश्चंस है ना, जनरली जो बड़े वाले नंबर्स होते हैं ना, बड़े वाले जैसे सारे के सारे बड़े वाले नंबर देखो C3 में थे, तो ये ट्रेंड C3 में मैंने बनाने की कोशिश की यहाँ पे। और ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट टाइम ये मत सोचना कि पहली बार में ये आंसर आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट अभी फर्स्ट ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाए, इसकी प्रैक्टिस तो अच्छे से हो जाए, फिर आप बाहर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे होने शुरू होंगे वो, ठीक है। तो एकदम से तो नहीं होंगे। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास मैंने इस तरीके से इसको तोड़ के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब मैं यहाँ पे ना P5 लगा सकता हूँ, देखो P5 मैं 2 अलग अलग टर्म्स है ना, ये 2 अलग अलग टर्म्स है, तो 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर दूंगा। ये देखो ध्यान से क्या होगा, अब यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे 7 8 9 और यहाँ पे 2 3 5, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट बन गया। बीच में प्लस और एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाते हैं 2 3 5 7 8 9 और फिर 63 72 81, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी। अब देखो ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसका आंसर तो 0 आ गया P3 के अनुसार, ठीक है। 2 कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो गए, तो बाय P3 ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस डिटर्मिनेंट पे, इस डिटर्मिनेंट में देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, ये 2 3 5 तो वैसे क्या वैसे, ये 7 8 9 वैसे क्या वैसे, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं 63 72 81 ये सारे ना 9 के मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल। देखो 63 9 × 7 होता है 63, ऐसे ही 72 9 × 8 और ऐसे ही 9 × 9 क्या होता है 81, ठीक है। तो ये सारे 9 के मल्टीपल्स थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं P4 अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं कॉमन फैक्टर बाहर ले सकता हूँ। मैंने 9 बाहर ले लिया, यहाँ पे देखो 9 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 3 5 7 8 9 और यहाँ पे भी 7 8 9, ठीक है। तो P4 अप्लाई किया, कॉमन फैक्टर बाहर ले लिए। अब देखो दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, P3 एप्लीकेबल हो गई, 2 कॉलम्स सेम हो गए, तो बाय P3 जो आपका ये डिटर्मिनेंट है इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0, 9 × 0 0, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ये भी चीज़ प्रूव हो गई। तो बार बार आपको जब क्वेश्चंस आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपको न्यू चीज़ें ही दिखेंगी, ठीक है। मतलब अब थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि यार ये कैसे पता चलेगा पेपर में, कैसे करना है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगी, चल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगी। मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस करने, और जनरली इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो आता है वो कराया ही आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, बाहर से होगा,
इस तरह के टॉपिक्स में से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एनसीईआरटी के होते हैं या फिर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो मैं आपको करवाने ही वाला हूँ वैसे भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो क्वेश्चंस हम करेंगे वही क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, हमेशा वही होता है। पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया था उनके पेपर में भी वही क्वेश्चन आया था जो हमने किया हुआ था, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि भाई जितने क्वेश्चंस किए हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे दिक्कत है ना, फिर दिक्कत वाली बात है। अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही अच्छे से, तो अगर प्रैक्टिस चल रही है भाई फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। यहाँ पे हमें दोबारा से वही चीज प्रूव करनी है, विदाउट एक्सपेंडिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल 0 प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट को। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना, मैं यहाँ पे 1 1 1 ये फर्स्ट कॉलम मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, सेकंड कॉलम भी मैं नहीं छेड़ूंगा, थर्ड कॉलम में ना मैं ये एलिमेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, ए बी प्लस ए सी, ऐसे यहाँ पे बी सी प्लस ए सी ए बी, ठीक है, बी सी प्लस ए बी, ऐसे यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो मैंने जनरली सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। सिर्फ जनरली मैंने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया और कोई काम हमने यहाँ पे नहीं किया। अब एक चीज देखना, ऐसा करने से हुआ क्या। ऐसा करने से देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे बी सी है। तो अगर मैं ऐड कर दूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे ही सेम चीज आपको यहाँ दिखेगी, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे ही ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मतलब अगर मैं C2 और C3 को ऐड कर दूं ना तो एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, ठीक है, एलिमेंट सेम हो जाएंगे। मैं कॉमन फैक्टर ले सकता हूँ, P4 अप्लाई कर सकता हूँ। तो मतलब देखो अब मैं यहाँ पे ना ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं P6 का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। देखो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ऑपरेशन क्या लगाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं C3 में चेंज लाने वाला हूँ, C3। और C3 में क्या चेंज लाएंगे हम C3 में ऐड करेंगे C2, ठीक है, ये चेंज लेके आएंगे हम। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं, और C3 में अब देखो क्या होने वाला है, C3 में अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और यहाँ पे भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो गए ना। अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, यहाँ पे ये सारा कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग P4, तो कॉमन फैक्टर आ गया बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब अंदर क्या बचा, 1 1 1 बी सी ए सी और ए बी और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, ये बचा। अब भाई यहाँ पे P3 अप्लाई हो गई, तो बाय P3, अब P3 अप्लाई होगी तो देखो दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो 0 हो गया ये, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, हेंस प्रूव्ड। मतलब भाई ये क्वेश्चंस थोड़े इस टाइप के हैं कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ज़्यादा दिमाग काम करना शुरू कर देगा, उतना ज़्यादा दिमाग भी आपका वर्किंग हो जाएगा, दिमाग को भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, माइंड चलने लग जाएगा। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, और यहाँ पे अब हमें 0 प्रूव नहीं करना। अब देखो 0 नहीं है, अब समथिंग एल्स, कुछ और प्रूव करना है अब हमको। तो भाई कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट है, हमें इसको सॉल्व करना है और ये वाला आंसर लेके आना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं नोट भी कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ऐसे यहाँ पे देखो q प्लस आर प्लस पी प्लस q, ऐसे यहाँ पे y प्लस z प्लस x और x प्लस y, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अब है ना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया ही हमें देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीजें जब आप कर लोगे ना लास्ट में, तो प्रैक्टिस जब आप करोगे उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में मिक्स हो जाएंगी। मतलब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ यार, अगर इस तरह का केस होगा तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, अगर इस तरह का केस मिलेगा तो इस ये वाला ऑपरेशन में, मतलब इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मतलब प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 2 टर्म्स का समीशन दिए हुए हैं, ठीक है, 2 टर्म्स का समीशन। और जो मुझे आंसर लेके आना है वो क्या लेके आना है, आंसर 0 नहीं लेके आना है इस बार, 0
नहीं लेके आना है इस बार, ठीक है। 0 लाना होता तो फिर तो आसान हो जाता, फिर तो मैं देखो थोड़ा मैं इस तरीके से कर सकता था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके से मैं ये पैटर्न पे मैं सॉल्व कर सकता था अगर मुझे 0 लाना होता। बट अब इस बार भाई 0 तो लाना नहीं है, तो ये वाला पैटर्न हम फॉलो कर नहीं सकते, तो अब थोड़ा सा कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब जो मुझे लेके आना है ना आंसर, जो आंसर लेके आना है उसमें देखो जो एलिमेंट्स है वो इंडिविजुअल है, मतलब वो समीशन में नहीं है, दो टर्म्स का समीशन नहीं है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो सारे, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स और 2 से मल्टीप्लाई हो रखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब भाई ये चीज़ अब कैसे पॉसिबल होगी। तो देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे P5 लगाने वाला हूँ। P5 मैं लगाऊंगा R3 पे लगाऊंगा, ठीक है, R3 पे लगाऊंगा। तो देखो भाई कैसे होगा ये काम, मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं R3 का, ठीक है, और यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है वो अलग से डिटरमिनेंट बना के वहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे Q प्लस R प्लस P, और यहाँ पे Q लिख दिया, Y प्लस Z प्लस X, यहाँ पे Y लिख दिया। तो हमने क्या किया, 2 डिटर्मिनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, और हमने ये काम R3 के थ्रू किया, मतलब एकदम लास्ट वाले रो के थ्रू किया। भाई आखिरी वाली रो के थ्रू करने का भी ना एक मोटिव है, क्यों किया आखिरी वाली रो के थ्रू, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई ये आपको भी समझ में आएगा कि आखिरी वाली रो के थ्रू क्यों किया मैंने ये। तो देखो भाई आगे करते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा और समझते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखना, ये 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बन चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर मैं इसको। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं, लेट डिटर्मिनेंट 1 इक्वल्स टू B प्लस C प्लस A, Q प्लस R प्लस P एंड P, Y प्लस Z प्लस X एंड X, ठीक है। और इसको बाद में सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट 2 लेट कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे C प्लस A है और फिर नीचे A है, यहाँ पे R प्लस P है और फिर नीचे P है, यहाँ पे Z प्लस X है और फिर नीचे X है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं R2 में चेंज ला सकता हूँ, R2 माइनस R3। ये अब क्या है भाई साहब, देखो ध्यान से, B प्लस C एज इट इज, Q प्लस R एज इट इज, Y प्लस Z एज इट इज। अब देखो C प्लस A माइनस A, तो C बचा, R प्लस P माइनस P, R बचा, Z प्लस X माइनस X, Z बचा, और थर्ड रो में सारे एलिमेंट्स एज इट इज। तो भाई ये चीज़ हमने इसलिए की ताकि एलिमेंट्स जो है ना वो इंडिविजुअल फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि देखो मुझे आंसर सिंगल फॉर्म में लेके आने, जो मुझे राइट हैंड साइड में आंसर चाहिए वो सिंगल फॉर्म में चाहिए ना, तो इसलिए ये चीज़ हमने इस तरीके से की। तभी मैं R3 में, सबसे पहले मैंने R3 में P5 प्रॉपर्टी लगाई, R3 लास्ट वाली रो में, ताकि मैं ये चीज़ कर पाऊँ, उल्टा सॉल्व कर पाऊँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ये मतलब है ना आपको तरीका बता रहा हूँ, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अब ऐसे ही देखो आगे, अब ये चीज देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, B प्लस C, फिर यहाँ C है, Q प्लस R, फिर यहाँ R है, Y प्लस Z, फिर यहाँ Z है। तो मैं दोबारा से यही काम करने वाला हूँ, यहाँ पे R1 में चेंज लाऊंगा, R1 माइनस R2, तो उससे क्या होगा, देखो B प्लस C माइनस C, B ही रहेगा, ऐसे यहाँ पे Q, यहाँ पे Y, और ये सब एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज, ये ऐसे कैसे। अब जो हमारा आंसर था ना, आंसर ये देखो, इसमें क्या था, फर्स्ट कॉलम में ABC था, फिर PQR था, फिर XYZ था। अब यहाँ पे हमारे पास देखो उल्टा पुल्टा है सब कुछ, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, ऐसे यहाँ पे P यहाँ पे, Q यहाँ पे, R यहाँ पे X यहाँ पे, Y यहाँ पे, Z यहाँ पे। तो मुझे अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, मुझे ये वाली जो रो है ना R3, इसको R1 बनाना है, और मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली जो रो है R2, इसको R3 बनाना है। तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन लगाते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं अभी जो मेरी R1 है, R1 इसको मैं इंटरचेंज करूँगा, इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा R2 से, तो ये R1 R2 की जगह चली जाएगी, R2 R1 की जगह। अब देखना ध्यान से, ये ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, C R और Z R1 बन जाएंगे, और B Q Y ये R2 बन जाएगी। अब ये B Q Y को तो मुझे R2 ही बना के रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो R1 बन जाएगा, इसको मुझे R3 बनाना है, तो मैं इसको R3 से इंटरचेंज कर दूंगा, तो R1 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा R3 से, ठीक है।
तो मैंने साइमल्टेनियसली दो ऑपरेशन लगाए, पहले ये ऑपरेशन लगाया, उसका रिजल्ट मैंने माइंड में सोचा अपने कि क्या रिजल्ट होगा, तो इस ऑपरेशन का रिजल्ट ये होगा कि ये जो R2 है ये R1 बन जाएगी, और मुझे ये R1 जो बन जाएगी जब, तो उसको R3 बनाना था ना, मुझे R3 से इंटरचेंज कर दिया मैंने सेकंड ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब देखो मैंने ना ये इंटरचेंज वाला ऑपरेशन दो बार लगाया है, दो बार, एक बार लगाता तो डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज हो जाता, साइन चेंज हो जाता, -1 से मल्टीप्लाई होता, दो बार लगाया है तो -1 का स्क्वायर हो गया, मतलब कोई चेंज नहीं होगा साइन, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमने प्रॉपर्टी वैसे कौन सी लगाई है, ये प्रॉपर्टी हमारी P2 है, ठीक है। तो देखो भाई अब यहाँ पे क्या आ गया, ABC PQR XYZ, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट था इसको मैं लेट करता हूँ यहाँ पे, लेट डिटर्मिनेंट 2 इक्वल्स टू B प्लस C प्लस A B Q प्लस R प्लस P Q Y प्लस Z प्लस X Y। अब सेम तरीके से देखो यहाँ पे भी आपको ट्रेंड दिखेगा, सेम ट्रेंड जो है आपको यहाँ पे भी शो होगा। यहाँ पे देखो B प्लस C और यहाँ पे B, Q प्लस R यहाँ पे Q, Y प्लस Z यहाँ पे Z, Y प्लस Z यहाँ पे Y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी आपको सेम ट्रेंड दिखेगा, B प्लस C B, Q प्लस R Q, Y प्लस Z Y। तो भाई ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे तो मैं R1 में सबसे पहले ऑपरेशन लगाऊंगा। R1 में मैं क्या करने वाला हूँ भाई साहब, R1 में मैं माइनस करूँगा R3, तो देखो क्या होगा इससे, यहाँ पे B प्लस C माइनस B, क्या बचेगा C, ऐसे यहाँ पे Q प्लस R माइनस Q R, ऐसे यहाँ पे Y प्लस Z माइनस Y Z। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो एज इट इज, और थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं, थर्ड रो भी एज इट इज। अब मुझे क्या करना है भाई, सिर्फ R2 में चेंज लेके आना है, R2 को सिर्फ सही करना है मुझे। R2 भी बड़ी इजीली चेंज हो जाएगी, कैसे होगी चेंज, देखो ध्यान से, R2 पे ऑपरेशन लग जाएगा R2 माइनस R1, देखो तो भाई ये R1 तो वैसे का वैसे, R2 में देखो C प्लस A माइनस C, A बचा, R प्लस P माइनस R P, Z प्लस X माइनस Z, यहाँ पे क्या बचा X, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे B Q Y, वैसे क्या वैसे। अब यहाँ पे भी देखो ये A मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाली रो में, ऐसे ये P भी मुझे फर्स्ट वाली रो में चाहिए, X भी, तो मैं क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा, R1 को R2 से इंटरचेंज करूँगा। R1 को जब मैं R2 से इंटरचेंज करूँगा तो ये जो अभी फर्स्ट रो है ये हमारी सेकंड रो बन जाएगी, तो मुझे सेकंड रो को फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा R3 से, तो भाई R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो C1 है ना, सॉरी, क्योंकि देखो तो R3, तो यहाँ पे R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से, क्योंकि देखो यहाँ पे जो R1 है ना, R1 ये R2 बन जाएगा जब मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा, लेकिन मुझे तो ये R3 की जगह चाहिए ये वाले सारे एलिमेंट्स, तो इसलिए मैंने ये वाली यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन लगा दिया। अब देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे P Q R और यहाँ पे X Y Z, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट 1 लेट किया था, इसको डिटर्मिनेंट 2, ये दोनों ऐड हो रखे थे ना, ऐड, तो मैंने इसको पहले सॉल्व किया, इसका आंसर लेके आया, ठीक है। ऐसे अब मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर होगा क्योंकि मैंने दो बार इंटरचेंज किया, फिर इसका भी आंसर आया, तो ये दोनों भी ऐड होंगे ना, आंसर दोनों ऐड होंगे, तो इसका मतलब Δ1 प्लस Δ2 होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो सेम है एकदम, तो दिस डिटर्मिनेंट प्लस दिस डिटर्मिनेंट एकदम सेम है, तो 2 इंटू A B C P Q R X Y Z, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो भाई इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस आपको इनकी करनी पड़ेगी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, यहाँ पे क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट दिया है, हमें इसको 0 प्रूव करना है, ठीक है, 0 प्रूव करना है हमें इसे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो भाई ये क्वेश्चन, इसमें प्रॉपर्टीज सोचनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज 1 और 2 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, प्रॉपर्टी 3 भी नहीं हो रही क्योंकि कोई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं है।
प्रॉपर्टी 4 भी नहीं हो रही क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी 5 तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में दो टर्म्स का समीशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो अब क्या करें भाई, क्या करें? प्रॉपर्टी 6 लगानी पड़ेगी, मतलब हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो देखो भाई, थोड़ा ना स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक चीज़ देखना आप, थोड़ा सा न्यू चीज़ है। सारे ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू आ रहा है, ठीक है? सारे ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू आएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे R1 को C से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा C इंटू R1। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बट लेकिन ये चीज़ है ना पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि R1 को जब मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा तो C कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर थोड़ी ना है। मैंने आपको बताया था मैं किसी एक रो या एक कॉलम को नॉन ज़ीरो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट C थोड़ी ना कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो ये ऑपरेशन लगाने के लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा। अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पूरे डिटर्मिनेंट को C से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से 1/C, ठीक है? C से डिवाइड किया और फिर C से R1 को देखो मल्टीप्लाई कर दिया, R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ इस तरीके से होती है, ठीक है? इस तरीके से होती है। तो एक न्यू चीज़ आपने यहाँ पे सीखी। मैंने क्या किया, मैंने R1 को C से मल्टीप्लाई किया, बट C एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, इसलिए मैंने पूरे डिटरमिनेंट को C से डिवाइड भी किया, ठीक है? तो ये चीज़ इस तरीके से पॉसिबल होती है। तो एक न्यू चीज़ यहाँ पे हमने सीखी। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या करेंगे अब? तो इसके बाद अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, एक और ऑपरेशन लगाएंगे हम, R1 पे ही लगाएंगे एक और ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम? R1 में से माइनस करेंगे B इंटू R2, R1 में से माइनस करेंगे B इंटू R2। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखो ये 1/C तो एज इट इज है बाहर, R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, माइनस B इंटू R2। तो देखो 0, R1 की जगह क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0, फिर माइनस ब्रैकेट और B इंटू R2, तो माइनस A इंटू B, माइनस A भी हो गया। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे A भी आ गया हमारे पास, AB फर्स्ट एलिमेंट A भी आ गया। ऐसे यहाँ पे AC माइनस B इंटू 0, तो AC ही रहेगा वो तो। और ऐसे यहाँ पे माइनस BC, फिर माइनस माइनस BC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? माइनस BC और फिर माइनस माइनस BC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये माइनस A 0 माइनस C एज इट इज, यहाँ पे B C और 0 एज इट इज। अब ऐसा करने से देखो ये R1 में से A कॉमन आ रहा है ना, R1 में से, तो P4 अप्लाई हो गई। मैं कॉमन ले रहा हूँ, A कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया A/C। अंदर क्या बचेगा, BC 0 माइनस A 0 माइनस C, और यहाँ पे भी BC 0। अब यहाँ पे देखो भाई P3 अप्लाई नहीं हो गई, अब P3 अप्लाई हो गई ना, दो रोज आपस में सेम हो गई, आइडेंटिकल हो गई, तो इसका मतलब A/C इंटू क्या हो गया, A/C इंटू 0 हो गया, तो 0 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब एक न्यू तरीका यहाँ पे हमने देखा, एक न्यू चीज हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा फील किया, थोड़ा समझा। तो आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने ना आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 से लेके 7 तक जो क्वेश्चंस है वो बिना एक्सपेंशन के करने हैं, बट ये जो बुक मेरे पास अवेलेबल है इसमें मिसप्रिंट है। आपके पास अगर न्यू बुक होगी तो शायद उसमें सही होगा। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1 to 6, जिनकी बुक्स में 1 to 6 लिखा है वो तो सही है। अगर जिनकी बुक में 1 to 7 लिखा हुआ है ना, वो वाली बुक्स में मिसप्रिंट है। यहाँ पे 6 था। 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन थे ना वो विदाउट एक्सपेंडिंग करने थे। 7th क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एक्सपेंशन के। 7th क्वेश्चन में तो एक्सपेंशन करनी ही पड़ेगी, बिना एक्सपेंशन के हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पे तो एक्सपेंशन। तो चलो भाई करते हैं भाई, कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार, जरा यहाँ पे ध्यान लगाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिटर्मिनेंट है और मुझे प्रूव करना है कि ये 4 इंटू A² B² C² है, ठीक है? ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखना, यहाँ पे तो ना सीधा सीधा हमारी P4 अप्लाई हो रही है। देखो R1 में A है, A कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, R2 में B कॉमन आ रहा है, R3 में C कॉमन आ रहा है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे P4 लगा पा रहा हूँ। P4 तो सीधा ही अप्लाई हो गई यहाँ पे। तो टेकिंग A, B एंड C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, क्रम अनुसार, मतलब पहले R1 में से A कॉमन ले रहा हूं, फिर R2 में से B, R3 में से C, तो A B C तो बाहर आ जाएंगे। अब अंदर देखो क्या बचेगा,
ए कॉमन आ जाएगा R1 में से, तो यहाँ बचेगा -a, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा c, a तो कॉमन आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ से b कॉमन आ जाएगा R2 से, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा -b और यहाँ बचेगा c। ऐसे यहाँ से c कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा a, b और -c, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई दोबारा वही चीज़ हो रही है, दोबारा देखो अब कॉलम्स में से अब कॉमन आ रहा है, यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, तो दोबारा P4 अप्लाई होगी। टेकिंग a, b एंड c कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। इस बार हमने कॉलम्स के थ्रू यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर लिया, तो बाहर अब a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a b c दोबारा कॉमन आ गया था ना, तो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर। अब अंदर यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 -1 1, यहाँ पे 1 1 -1, ठीक है। ये चीज़ आ गई अब हमारे सामने। अब देखो, अब इसके बाद भाई मेरे पास है ना प्रॉपर्टी तो कोई लगने वाली है नहीं, अब यहाँ पे एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, सीधा P6 अप्लाई होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरोस बनाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, देखो R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 + R2 कर दूंगा, 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो करते हैं भाई a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, वैसे क्या वैसे। अब देखो यहाँ पे ये ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ऐसे यहाँ पे भी ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद देखो यहाँ पे R2 में तो एज इट इज़ रहेंगे सारे एलिमेंट्स, और R3 में भी एज इट इज़ रहेंगे सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ कर दी। अब मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ R1 के अलॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो 0 है ना। R1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं R1 के अलॉन्ग यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग R1। अब भाई ये और ये तो 0 है, सीधा यहाँ पे मुझे इसको एक्सपेंड करना है। ये इवन एलिमेंट है तो साइन चेंज नहीं होगा इसका, 2 आ गया। ब्रैकेट में देखो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 × 1 1, फिर -1 × -1 ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, वैसे क्या वैसे, और 2 × ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। यही तो चीज़ प्रूव करनी थी। अब ये बिना एक्सपेंशन के संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जिनकी बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट एक्सपेंडिंग करना है वो सही कर लेना भाई, बिना एक्सपेंशन के हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने एक चीज़ फील की होगी कि यार जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं यार सब में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, सब में कुछ ना कुछ नया आए जा रहा है। तो भाई एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, ये हर क्वेश्चन जो है एक अलग तरीके से आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप सारे तरीके सीख जाओ, ठीक है। मतलब आपने अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो आपको सारे तरीके समझ में आ जाएंगे। इन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, बार बार करते रहो, सारे के सारे तरीके आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है माइंड चलना शुरू हो जाएगा, और बाहर के जो बुक के बाहर के क्वेश्चन होंगे, फिर एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो भी फिर आप आसानी से कर पाओगे। बट फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी ही ढंग से कर लेना। जब तक एनसीईआरटी नहीं आती बाहर के क्वेश्चन छूना भी मत, रिस्क है, ठीक है। पहले तो एनसीईआरटी कर लो भाई साहब, एनसीईआरटी ढंग से आनी चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से। एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, तो अगर ढंग से कर लोगे 90% तुम मार्क्स इसी में से ला सकते हो। तो एनसीईआरटी मेरे को अच्छे से चाहिए। क्वेश्चंस बुक में से ही आते हैं, पेपर में बाहर से नहीं आते हैं। बाहर से अगर क्वेश्चंस आएंगे भी तो वो वही क्वेश्चंस होंगे जो मैं करा के दूंगा, तो डरने की कोई बात है नहीं। अब बात क्या है कि भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो आज इतना ही करेंगे।